हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम लाए हैं एग्जाम से पहले आपके लिए सीटेट का एक मॉडल पेपर, जिसे प्रैक्टिस करके आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि अभी आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये बचे 2 दिन आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे स्कोर से पास हो सके। तो सबसे पहले हम पेपर को सॉल्व करने से देखेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम में OMR शीट यानी कि जो आंसर शीट मिलती है उसको कैसे फिल करना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक मिस्टेक से आपका पेपर अच्छा होते हुए भी आपको बहुत पीछे कर सकता है। आपको जो स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारी OMR शीट यानी कि हमारे आंसर शीट की ऐसी ही कॉपी होती है, जिसको आपको एग्जाम से पहले सबसे पहले फिल करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है कि नेम ऑफ कैंडिडेट क्या होता है। फिर आपको एक परीक्षा केंद्र वहाँ पे दिया जाएगा, वो मेंशन करना है यहाँ पे। फिर आपकी जो बुकलेट मिलेगी, जो क्वेश्चन पेपर की आपकी कॉपी मिलेगी, उस पर एक ID लिखी होगी, उस ID को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर आपका जिस दिन मान लीजिए आपका 20 अगस्त को पेपर है, तो आपको उस दिन की डेट यहाँ पे मेंशन करनी है कि 20 यहाँ पे लिखना है, फिर 08 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है 2023 आपका साल है। फिर यहाँ आता है आपका अनुक्रमांक, यानी कि अनुक्रमांक आपका रोल नंबर हो गया। तो आपको रोल नंबर फिल करना है और फिर फिल करने के बाद पहले आपको यहाँ पे जो बॉक्स बना है उसमें आपको डिजिट में अपनी फिल करना है रोल नंबर। उसके बाद जो नीचे गोले बने हैं वैसे ही गोले आपको पेन से फिल करने हैं, ब्लैक बॉल पेन से। तो यहाँ पे जो आपका, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे पहला रोल नंबर 2 से शुरू है, तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है उस 2 को आपको सर्किल करना है। ऐसा फिल करना है कि सर्किल से आपका पेन का जो कलर वो बाहर नहीं आना चाहिए, अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। फिर आपका जो यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है, OBC से है, जनरल से है, ST SC से, वो आपको यहाँ पे सर्किल करना है उसके आगे। उसके बाद आपकी जो जन्मतिथि है, जो आपका बर्थ डेट है, वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको इस बॉक्स में मेंशन करना है कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है कि इवनिंग शिफ्ट का टाइम है। और नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसके सिग्नेचर होंगे, और ये आपकी जो जांच करते हैं यानी कि जो कॉपी चेक करेगा उसके बाद में साइन होंगे। और यहाँ पे आपके जो 150 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस के आगे मान लीजिए आपका ABCD सर्किल दिया हुआ है, तो आप मान लीजिए आपका B आंसर सही है तो आपको B के आगे सर्किल करना है। अगर आपका D सही है तो D के आगे सर्किल करना है। ऐसे ही आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखते हैं पेपर कि आपका पेपर कैसे आएगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। आप बिना किसी चीटिंग के कॉपी को एक रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और सॉल्व करिए, खुद से आंसर लगाइए। फिर मैं आंसर बताऊंगी तो चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो सबसे पहले हम करेंगे 30 क्वेश्चन अपने बाल विकास से। तो सबसे पहला हमारा जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है वह है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 0 से 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहला, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के लिए अर्जन, ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों के द्वारा। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, वीडियो को अच्छे से देखे होंगे आपने पिछले, तो पियाजे की जो 4 अवस्थाएं होती है, यहाँ पे 0 से 2 दिया गया है। तो आपको पता होगा जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो हमारी उनकी अवस्था होती है वो संवेदी अवस्था होती है, यानी कि उनके जो इमोशंस होते हैं, जो बॉडी के जो टचेस होते हैं, उन पे डिपेंड करता है, इंद्रियों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था अमूर्त तरीके से चिंतन, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग, या इंद्रियों के द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो पहला उनका इंद्रियों पे डिपेंड था, दूसरा उनका जो था वो पूर्व संक्रियात्मक था, थर्ड हमारा मूर्त संक्रियात्मक था, और फोर्थ हमारा अमूर्त था। तो जहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन का वो हमारा C के साथ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में, या किशोरावस्था के दौरान। तो आपको पता होगा सबसे कठिन और जटिल जो हमारी अवस्था होती है वह किशोरावस्था होती है। तो इसलिए गहन और जटिल समाजीकरण के लिए जो आंसर जाएगा हमारा वो D के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला, गत्यात्मकता, या स्थिर, या प्राथमिक, या गौड़। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो अनुवांशिकता के साथ, वो हमारी स्थिर सामाजिक संरचना है, इसलिए हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल
अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध रखता है। तो हमारा जो अवलोकनीय व्यवहार होता है वो व्यवहारवादी से होता है, या हमारी संरचनावादी से होता है, या संज्ञानवादी से होता है, या विकासवादी से होता है। तो अवलोकनीय व्यवहार जो हमारा होता है वो डिपेंड करता है सिद्धांत हमारा व्यवहारवादी। और आपसे पूछा जाए व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटसन जी है। तो आपका जो यहाँ पे पहला आंसर, आपका 4 का आंसर जाएगा वो 1 के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? पहला, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या विद्यार्थियों की एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, या परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करते हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा 5 का, कि समझ के लिए जो शिक्षण होती है वो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए हमसे निगेटिव आंसर पूछा तो हम निगेटिव आंसर लगाएंगे यहाँ पे बी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे भी हमें निगेटिव आंसर ढूंढना है। तो वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो हमारा 6 का जो ऑप्शन सही जाएगा, ये हमेशा, केवल, सिर्फ जो होता है आपको पता होगा पेडागोजी में वो हमारे निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमेशा वर्ड्स हम देख के बता सकते हैं, जो हमारा निगेटिव आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 है, एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो हमारा उद्देश्य होता है, पहला होगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए, या उनके सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो उनकी जो उपलब्धियां प्रतिभाशाली की प्राप्त करनी होती, उसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पहला, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, या सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या पठन गति प्रवाह में कठिनाई। तो हमारे छोटे बच्चों के लिए जो पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है वह हमारा जाएगा ए के साथ, कि शब्दों और विचारों को समझने में उन्हें तार्किक क्षमता नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। पहला, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या डी, विद्यार्थियों को व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो हमारा जो 9 का सही ऑप्शन जाएगा कि आत्म नियम की ओर संकेत करता है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, कि आत्म नियम हम खुद को चेक करेंगे कि कैसा करते, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? पहला, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या बी, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, या सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या डी, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो हमारे लक्षण जो नहीं होता वो ऑप्शन हमारा ए के साथ जाएगा, कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो ए हमारा सीखने के लक्षण के रूप में सही नहीं माना जा सकता, तो ए हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 11 है हमारा, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। रचनावाद शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या फिर हमारा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो रचनावाद जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है वो सिद्धांत की दुनिया के बारे में बच्चा अपना दृष्टिकोण जो भूमिका होती है शिक्षार्थी की उस पर बल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 12 क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी विद्यार्थी कैसे होते हैं? पहला, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, या पास या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हैं, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण होते हैं, या बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा, जो कि हमारा सृजनात्मक शिक्षार्थी जो होते हैं वो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में बहुत अच्छे होते हैं, वे समान बच्चों से बेहतर कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 है,
अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा होता है। तो शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, बी आपका सामाजिक विकास है, सी संवेगात्मक विकास है और डी भौतिक विकास है। तो अवधारणाओं का विकास जिस पर डिपेंड करता है वो आपका हो जाएगा बुद्धि पे, कि चिंतन करने के लिए अवधारणा होती है हमारी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, या फिर हमारा बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में। तो यहाँ पे व्यक्तिगत पूछा गया, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारित प्रश्न है ये। तो यहाँ पे एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं वो विकास की दर के आधार पर भिन्न होते हैं। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन कैसा है? तो ये बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। यह सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। या सी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। या डी गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितान व्यक्तिगत मामला है। तो हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा कि यह कथन हमारा बी के साथ जाएगा, कि यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, या फिर आप उसे समझाएंगे कि खिलौने को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, या इरफान को खिलौनों को कभी भी नहीं खेलने देंगे, या उस पर हमेशा नजर रखेंगे। तो मनोवैज्ञानिक का कहना होता है कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा कि हम जो करेंगे कि बच्चे की जो जिज्ञासा है, स्वभाव को उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो उत्साह है या फिर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में संचारित करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा फॉर 16 के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17 है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए व या औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या सी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो हमारा 17 का जो आंसर जाएगा कि बच्चे के विकास को सिद्धांतों को समझने के लिए शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना चाहिए, इसलिए उससे सहायता मिलती है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट होते हैं, इसका क्या अर्थ है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, या एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, या शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है ना ही उनके लक्ष्य समान होते। तो हमें पता है कि हर बच्चा एक विशिष्ट होता है, उसके हर गुण, विचार, सोचने की क्षमता सब कुछ अलग होती है, इसलिए 18 का जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, कि दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, यही हमारा इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या सही गलत है? तो यहाँ पे हमने आपको अपने चैनल पे लैंगिक पूर्वाग्रह को एक अलग से वीडियो में पढ़ाया था कि जब भी आपको कोई प्रचलन ऐसी बातें बोली जाए जो पहले से चली जा रही लेकिन उसका हमारे पास प्रूफ ना हो कि वह बात सच या गलत, लेकिन आपको पक्षपात लग रहा हो, तो यहाँ पे बोला गया है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन हमारी जो स्त्रियां होती वो कम बुद्धिमान होती। तो ऐसा कोई सही सच बात नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम शुरू से मानते चले आ रहे, इसलिए यह लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है
और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर क्या संकेत करता है कि आकलन के लिए सीखना कहलाता है, या आकलन का सीखना कहलाता है, या फिर सीखने का आकलन कहलाता है, या सीखने के लिए आकलन कहलाता है। तो जब हम किसी भ्रमण पे जाते हैं और बाद में हमसे प्रश्न किया जाता है, तो ये हमारा असेसमेंट हो जाता है, यानी कि सीखने का अलग आकलन हो जाता है कि हमने वहाँ जाकर क्या सीखा, फिर उसका आकलन किया जाता है कि कितना सीखा आपने। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए सामान्य से विशिष्ट, बी प्रतिवर्ती, या सी निरंतरता, या डी अनुक्रमकता। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा कि जो हमारे मानव सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है वह है हमारा प्रतिवर्ती, इसलिए यहाँ पे आपका 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 22, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या उद्देश्य है? डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों में, या फिर हमारे ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों में, या नियमित विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाता है कि आपके निःशक्त बच्चे हो या सामान्य बच्चे हो, सभी के लिए नियमित विद्यालय होने चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर पूछा है, तो देखेंगे कौन सा है। पहला है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों में प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं बोला, इसलिए निगेटिव हो गया। सीखने मूल रूप से मानसिक क्रिया है, या बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों या संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। और सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो हमारा जो 23 का ऑप्शन जाएगा वो डी के साथ जाएगा। तो याद रखिएगा, हमारा जो सीखने के बारे में सही कथन वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, हमारा मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत यानी कि प्रमोट किया जाना चाहिए, या बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान या उपचार करना, या शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो हमारे मूल्यांकन का जो मेन उद्देश्य होता है ये देखना होता है कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, तो उसका निदान करना होता है, उसका पता लगाना और फिर उसका समाधान यानी कि उपचार करना होता है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 25 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यक्ष स्मरण में भी शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराना कि यह एक प्रभावी तरीका है, या शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखने सुदृढ़ होता है, या किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, या नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने की स्मृत बनाना है। तो हमारा 25 का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा कि नई जानकारी को हमको यानी कि हमें पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है, यही हमारा सोचने की यानी कि हमारी प्रत्यक्ष स्मरण की रिकॉल की हमारी प्रक्रिया होती है। तो जो महत्वपूर्ण है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 26, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या अत्यंत अनुशासित कक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, या विषय वस्तु आधारित। सृजनात्मक यानी कि हमारी जो क्रिएटिविटी यानी कि हर बार अलग हमारा जो उत्तर होना चाहिए उसके लिए आवश्यक होता है हमारा ए हो जाएगा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो कि बच्चे अब सोच सके कि कैसे और हम अच्छे से सोच के आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 27, तो शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, या शिक्षक को खुद पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, या समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। तो जिस कार्य के लिए हमें बच्चे को या शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए वह हो जाएगा हमारा कि शिक्षक से जो पूछ सकते उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना, यानी कि हमें रटन प्रणाली पे नहीं जानना, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन यानी फॉर्मेटिव के लिए उचित उपकरण नहीं? फॉर्मेटिव होता है हमारा जो समय समय पर बीच में आकलन होता रहता है, मूल्यांकन होता है, वही हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो जो उचित उपकरण नहीं है वह सत्य परीक्षा है, या प्रश्नोत्तरी खेल है, या दत्त कार्य, या मौखिक प्रश्न है। तो 28 का जो सही ऑप्शन जाएगा वो दत्त कार्य हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 29 है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए?
सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावक को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या संगहन अभ्यास कार्य। तो हमारा 29 का जो ऑप्शन सही जाएगा कि वह जो रिक्तियाँ रह जाती उनके निदान के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए कि उनका समाधान कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सीडीपी का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को हमें इस रूप में देखना चाहिए कि जो विद्यालय जीवन होता है उसको समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो हमारा 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मैथ्स की 30 नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? पहला 2/7 से 7 कितना ज्यादा है, या बी हमारी आरोही क्रम में लिखिए, या सी कि कौन सी संख्या बड़ी है, या डी 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए। जो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा वो आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 32 की कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृति, उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा होता है? तो हमारा होता है श्यामपट्ट का तरल, या जियो बोर्ड, या 3D सॉलिड्स के नोट्स, या फिर क्यूब्स। तो हमने आपको एक अलग से वीडियो बनाया था मैथ्स के उपकरणों पर कि जियो बोर्ड कैसा होता है, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स कैसा होता है, या बैकस कैसा होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा जियो बोर्ड होता था उसमें रबर बैंड की हमारा यूज़ करके लोगों के आकृति, बच्चों के लिए आकृति बनाई जाती थी कि ट्रायंगल है, कि आपका आयत है, या फिर आपका वर्ग है, या घन है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सरल जो तरीका होता है आकृति को सिखाने का, तो यहाँ पे हम जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते, इसलिए हमारा 32 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 33 है हमारा, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, या 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़े में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी या कितनी होगी? यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। एचसीएफ यानी कि एलसीएम पर आधारित समस्याओं का अभ्यास करने के लिए, यह गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए, या एचसीएफ ज्ञात करने की कौशल की जांच के लिए, या फिर हमारा सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया कि 4 खंभों को हमें इस नाप में काटना है, और तो किस तरह से टुकड़े को अधिकतम हम लंबाई क्या रख सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रयोग होता है, या ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि ताकि हमारा जो सीखी गई संकल्पना है उन समस्याओं को उनको प्रयोग करके अपनी समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34 कि हमारा निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? पहला, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा? तो उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? या संश्लेषण में करता है, कि ज्ञान में करता है, बोधन में करता है, या विश्लेषण में करता है? तो हमारा जो ये आंसर जाएगा वो विश्लेषण के साथ जाएगा, क्योंकि हम चीज़ों को छोटे छोटे भागों में बांट के उसका हल निकालेंगे, इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो आंसर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद का चरण क्या है? तो हमारा जो 35 का पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या संवेदीगात्मक अवस्था में है। तो हमारा 35 का जो आंसर जाएगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, कि चीज़ों को वो मूर्त या सामने तो समझ पा रहा है, बना पा रहा है, लेकिन जो अमूर्त चिंतन करना होता है उसमें वो अभी अच्छा नहीं है, इसलिए जो हमारा ये चरण है वो अभी इस समय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे है, यानी कि उनकी 3rd अवस्था पे है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है और स्कूली गणित
का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत। पहला ऑप्शन है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने, या बी वर्गमूल और घनमूल निकाले सहित सभी संख्या संक्रियाओं का प्रभावी निष्पादन की, या सी स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों को निपूरण उनका सत्यापन करने की, या डी शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो हमारी जो यह धारणा है या फिर जो विकास है क्षमता का, वो एनसीएफ 2005 के अनुसार ऑप्शन ए के साथ सही जाएगा कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष या अनुशीलन करने या अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन या तर्क के बच्चों के संसाधना का विकास करना। नेक्स्ट हो जाएगा 37 हमारा कि एक अच्छी पुस्तक की विशेषताएं हैं। उन्हें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, या स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है, या केवल हल के लिए अभ्यास के शामिल किए गए हों, या उनकी मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा 37 का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर बताना है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा इंप्रूवमेंट होगा उनमें। और बी स्थितियों के माध्यम से भी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सके, ताकि वो अपनी संकल्पनाओं का यूज करके वो समस्या का समाधान कर सके। तो यहाँ पे सा और दा इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं निगेटिव निकल रहा है उनका अर्थ, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा। 38 हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। किस पे देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, या गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, या फिर हमारा सी हो जाएगा शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या फिर डी हमारा निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। तो यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो बल देती है गणित के लिए, वह कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसा विकास किया जाए कि सभी बच्चे सफल हो सके, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 39 है कि 5, 10 और 35 यानी कि 35 सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का अंतर क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले कि सारगुणज होता क्या है। तो यहाँ पे हम कैसे पहले जो संख्या दी गई है उनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 का जो हमारा गुणनखंड आएगा वो 5 आएगा, और जो 10 का गुणनखंड निकल के आएगा जो 2 गुणे हमारा 5 हो जाएगा, और जो हमारा 35 का गुणनखंड निकल के आएगा वो हमारा 7 गुणे 5 हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे छोटा अगर सारगुणज पूछा जाए तो यानी कि हमारा जो सबसे छोटा होता है वो हमारा एलसीएम पूछ रहा होता है, और सबसे बड़ा हमारा सारगुणनखंड जो पूछ रहा होता है वो हमारा एचसीएफ पूछ रहा होता है। तो आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है और बची संख्याओं का गुणनखंड ही हमारा एलसीएम होता है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 हमारा तीनों में कॉमन होता है, और 5 को बची संख्या हमारी 2 और 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 70, कि 5 गुणे 10, 7 से करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो हमारा जो छोटा सारगुणज निकल के आ गया वो आ गया हमारा 70, और बचा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 5। तो जब हमारा 70 और 5 का यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे सारगुणज का अंतर पूछना है, तो हमारे छोटे जो सारगुणज था वो 70 था, और जब हमारा एचसीएफ निकल के आया था वो 5 निकल के आया था, इसलिए दोनों का अंतर किया तो हमारा आ गया 65। तो हमारा ऑप्शन डी में 65 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 105 के एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले 3 से भाग देना होगा। तो 3 तिहाई 9, 3 पंजे 15, उसके बाद 3 से 7 से देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे तो एक बार में चला जाएगा। तो आपकी जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपका 3, 5 और 7। तो आपकी गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? गुणनखंडों की संख्या 3 के साथ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। सबसे पहले हम दोनों जो हमारा समय दिया गया उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो हमारा जो पहला समय था उसको लिख लिया हमने, और दूसरा समय हमने लिख लिया 11:59 लिख लिया। तो यहाँ पे जब दोनों को आपस में जोड़ा तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 7 9 आपका 16 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, हमारे ये सेकेंड में हो गया, और हमारा जो घंटे में आ रहा है वो हमारा 13 हो गया। अगर आपको घड़ी देखना समझ में आता होगा तो आपको पता होगा कि 12 बजे के बाद अगर 13 14 बज रहा है तो उसको हम 1 2 मानते हैं। तो यहाँ 13 को हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, लेकिन हमारा 76 सेकेंड
आ रहा है, तो 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होता है, तो हम 60 सेकंड को हम घंटे में 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो अगर हमारे पास 60 मिनट मिल रहे हैं, तो हम उसको घंटे में बदल सकते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ पे घंटे वापस कर दें 60 में, तो यहाँ का 76 से हम 60 को माइनस कर दें, तो कितना बचेगा? आपको 16 बचेगा और ये 13 ना होकर 1 घंटा जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? 14:16। तो 14:16 को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये हमारा सुबह का 2:16 हो गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? आपको पता होगा कि एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, तो एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है 3.5 डिग्री, तो पहले तो पूरे हमारे 3 डिग्री हैं, तो 3 डिग्री के लिए हमने 3 बार 90 लिख लिया। उसके बाद हमारा जो साढ़े बचा उस 3.5 के लिए, यानी कि हमारा 3 और आधा होता है, तो 90 का आधा कितना हुआ? 45। तो 3.5 डिग्रियों की संख्या कितनी हुई? इन सभी को अगर आपस में जोड़ दें तो हमारे हो जाएगा 5। उसके बाद हमारा हो जाएगा, ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 9 9 18 27, 27 और 4 31, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 315। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, तो आपका जो समकोणों की डिग्रियों की संख्या हो जाएगी 315 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हमारा 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़ा के बराबर है। तो आपका जो 11 इकाइयाँ हो जाएंगी, तो उसको लिखते हैं ऐसे कि 11 इकाई हो गई। दहाइयाँ क्या होती है? तो इकाई के बाद दहाई आती, तो एक संख्या छोड़ के लिखेंगे, यानी कि 11 हो जाएगा, उसके नीचे 0 बच जाएगा। उसके बाद सैकड़ा में पता है कि पीछे से तीसरा स्थान होता है, तो तीसरे स्थान को लिखने के लिए हम 2 स्थान को छोड़ देंगे। तब अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पीछे से जोड़ेंगे 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, तो जोड़ने पे हमारा कितना आया इनको? 1221। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है आपको 509 और 3028 का योग कितना होगा? तो 509 आपको पता है इतना होता है। उसके बाद 3028 कितना हो जाएगा? 3028 आपका ऐसे लिखा जाता है। इनको जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3537। तो आपका 3537 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि वर्ग का परिमाप कैसा होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर आपका आयत का परिमाप क्या होता है या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें पता है कि हमें परिमाप बराबर दिया गया है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके किसके बराबर दिया गया है? 24 के बराबर। आपको लंबाई की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे अगर 2 से काट देंगे इसको, तो 2 के बाद एक बार में 1 जाएगा, 12 बचेगा, और यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई? 8 दी गई है, प्लस भी हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे 8 को बराबर की इधर भेजेंगे तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, तो आपका जो बी की वैल्यू निकल आएगी वो आपकी निकल आएगी 4। और आपको 8 दिया ही गया था हमारी लंबाई का, तो आपको लंबाई भी पता चल गई कितनी थी हमारी लंबाई 8, चौड़ाई कितनी हो गई हमारी 4। अब इनका पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आपको आयत का क्षेत्रफल पता होगा कि L इंटू बी होता है, इसलिए दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। तो आपका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 46 क्वेश्चन है कि संख्या 12,345 के 3 के स्थानीय मान और अंकित मान के अंतर। तो स्थानीय मान आपको पता होगा कि जो संख्या का पूछा जाता है उसके बाद जितनी बची संख्या होती है उतने 0 लग जाते हैं, और अंकित मान को जैसे पूछा जाता है उसको वैसे ही लिखते हैं, उसमें 0 नहीं लगते। यानी कि हमारा जो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा वो 300 हो जाएगा, और 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, इसलिए दोनों का अंतर पूछेंगे तो 10 में से 3 गया 7, और ये हो जाएगा 9, ये आएगा 2। तो आपका 297 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, एक घन के 6 फलक होते 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 0.10 और 0.1 समान है, या 57.7 किलोग्राम में 5670 ग्राम होते। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 56.7 को अगर 1000 से हम गुणा करते तो हमारा आंसर आना चाहिए था 56700, लेकिन यहाँ पे आया आपका 5670, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप
एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक ही समय पर चलती है, तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे हमें दोनों नाव एक ही दिशा में जा रही हैं और एक ही समय पे चलती हैं और उनके जो चाल की दूरियाँ हैं वो 23 माइनस 20 करेंगे तो उनकी 1 घंटे की जो चाल की दूरी है तो वो हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछा है कि 3 घंटे बाद कितना होगा? तो 3 घंटे में अगर 1 घंटे में 3 चलेगी तो अगले घंटे में भी 3 चलेगी और तीसरे घंटे में भी 3 चलेगी। लेकिन 3.5 घंटे का यानी कि पहले तो पूरा-पूरा 3 चलेगी, उसके बाद 3 का आधा चलेगी यानी कि 1.5 चलेगा। तो यहाँ पे 1.5 3, 3, 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी ऐसे लिख लेंगे कि 3, 3, 3 और 1.5 अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉइंट का 5 आ जाएगा और 3, 3, 3 9 हो जाता है और 1 हमारा 10 हो जाएगा यानी कि 10.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो उनके बीच की जो दूरी होगी 3.5 घंटे बाद वो हो जाएगी हमारी 10.5 किलोमीटर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 49 है कि संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना आएगा? तो ये बहुत ही ईज़ी है, आप इसको करके भाग देकर देख लीजिएगा कि 9 से भाग देने पर आपका जो शेषफल आएगा वो ऑप्शन नंबर ए से आएगा। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन है। एक ताज़ा मछली को सुखाने में उसका भार 1/3 रह जाता है और सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर लाती है, तो उनको सुखाकर 80 प्रति किलोमीटर के भाव पर बेचती है, तो इसका कितना कमाती यानी कितना लाभ कमाती वह? तो यानी कि वो अगर 1500 पे 25 किलो लाती है, तो 1500 को अगर हम 25 से करें तो कितना हो जाएगा? तो 1500 को आप 25 से गुणा करके देखिएगा, तो आपका जो आएगा वो आएगा 37500 आएगा। उसके बाद वह जब बेचती है तो सुखा देती है और यहाँ पे हमसे बोला गया सुखाने पर 1/3 हो जाता है। तो 1/3 जब होगा तो 1500 का कितना हो जाएगा? 1/3 500 हो जाएगा और 500 जो हमारा जितना 500 जो किलो बचेगा उसके पास वो कितने रुपए प्रति किलो बेच रही है? वह बेच रही है 80 में, तो 80 के लिए उसके पास कितना हो जाएगा? वो 80 किलो अगर 80 रुपए में 500 किलो बेच रही है तो कितने में बेच रही है वो? 40,000 में बेच रही है। तो इसका जो 40,000 और आपका 37,500 बन रहा है, ये हमारा 40,000 खरीदा उसने 37,500 में था और बेच वह 40,000 में रही है। तो जब दोनों का 40,000 का और हमारा 37,500 का जब अंतर करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 2500 यानी कि जो उसका लाभ हो रहा है वह कितना कमा रही है? वह हमारा 2500 रुपए कमा रही है इस पे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्न प्रतिरूप को देखिए और सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहला संक्रिया करके कि 9 में से 1 गया 8 बचा और 8 को 8 से भाग देने पर हमारा 1 बच रहा है। तो ऐसे ही हमको इसको भी सॉल्व करना है कि पहले जो संख्या दी गई है उसमें से हमें 6 को माइनस करना है और फिर बची हुई संख्या को हमें 8 से भाग देना है। इसलिए आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर सी आएगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट आपका 52 हो जाता है कि एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है यानी कि आपका 750 मिलीलीटर जो जूस है एक बोतल में आता है और एक कार्टन में ऐसी 6 बोतलें आती है तो 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टन्स की ज़रूरत होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें 450 को 1000 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो 6 बॉटल्स हैं वो एक कार्टन में आती हैं और हमारा जो एक हमारे लीटर में जो हमारा एक बॉटल में जितना मिलीलीटर आता है वो 750 होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कि 100। एक बार आप उसको काट के सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है और पूछा गया है कि 864 सेंटीमीटर घने को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटीमीटर में जो घन का पैक दिया गया है वो दिया गया 8664 दिया गया है। उसको अगर आप डिवाइड करते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 से तो आपका जो आंसर निकल के आएगा इसको सॉल्व करने पे वो आएगा आपका 361 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
54 है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय कार्य मांग क्योंकि इससे केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता है। ये आपका निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। या डी आपका उच्च स्तरीय मांग क्योंकि केवल यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो आपका जो 54 सही जाएगा वो जाएगा बी के साथ कि निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल प्रक्रमकारी कौशलों की आवश्यकता होती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे 55 क्या है। 55 है हमारा, प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को वो 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है कि उन्हें क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, या कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव था, कि संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव था, या डी शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित उन्हें भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है कि वो 0.50 को 0.5 से बड़ा समझते हैं, इसलिए आपका जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपका 56 हो जाता है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देते। यह गतिविधि कैसी है? गणितीय संकल्पनाओं उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने, अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या बी शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पना को परीक्षा करना, या सी अपने ज्ञान एवं समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या डी गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। आपका जो आंसर जाएगा वो आंसर ए के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 57 क्या है। 57 है कि बेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार जांच स्तर यानी कि चाक्षुषीकरण या विश्लेषण या फिर अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता कक्षा 3 के लिए एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ त्रिभुज यानी कि बहुभुज भेज दिए गए। यह बहुभुजों की संख्या के आधार पर बहुभुजों का वर्गीकृत करता है। यह बच्चा बेन हीले के ज्यामितीय विचार के कौन सा स्तर है? यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भुजाओं की एक आपको आकृति भेजी गई है। तो यहाँ बोला गया कि भुजाओं के आधार पर उनको वर्गीकृत यानी कि अलग करना है। तो जो हमारे गणित के हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बिने हिले, तो उनके अनुसार उनके स्तर में कौन सा विचार है? तो पहला औपचारिक निगमन है, विश्लेषण है, या चाक्षुषीकरण है, या अनौपचारिक निगमन है। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा चाक्षुषीकरण है, क्योंकि बच्चे को देख कर बनाना है। चाक्षु मतलब आपको पता ही आंखें होती तो मूर्त हो जाएगा कि सामने से उनको भुजाओं के आधार पर अलग करना है, इसलिए इनका जो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट आपका 58 हो जाता है कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों पर घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उनके सीखने को प्रभावित करी वे है कमजोर गणित कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष शब्द और कार्यकारी स्मृति, ये कमजोर चाक्षुष प्रकरण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक या संगठन और चाक्षुष समन्वय, या कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और शब्द प्रक्रमण। तो हमारा जो 58 का आंसर जाएगा वह सी के साथ जाएगा कि बच्चों को अंतर करने में इसलिए दिक्कत होती है कि ये कमजोर चाक्षु प्रकरण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय होता है कि लोगों को देखकर, चीजों को देखकर वो अंतर नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपका 59 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। शिक्षा द्वारा प्रणाली व्याख्यान और अनुदेशन पर क्या परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने में या नियमित गहराई जमा कराने या गतिविधियों में शामिल होते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। तो हमारा जो एनसीईआरटी 2005 का सही आंसर जाएगा वो 59 का हमारा डी के साथ जाएगा कि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता बनाना ताकि बच्चे करके सीख पाए। लास्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन, आज की निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने के लिए संयोजित एरे आरेख बनाया गया। 15 को बताने के लिए तो यह 15 अथवा अन्य किसी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीकों को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमें बच्चे को 15 की गिनती बताना है, इसलिए उन्होंने अलग अलग आकृतियों को बिंदियों के सहारे बताया कि एक आयत के अंदर, एक आपको वर्ग के अंदर। तो यह संकल्पना किस तरह की संकल्पना है? तो आपका ऑप्शन ए है, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन गुणन की संचयी प्रकृति गुणन
असमिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, या बी क्षेत्रफल की संचयी प्रकृति, गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, या आयत का क्षेत्रफल, या दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने और गुणज की संबंधी प्रकृति, गुणक, असमिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, या मात्रात्मक इकाइयों का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो हमारा जो यहाँ का सही ऑप्शन जाएगा कि ये संकल्पना जो कहलाती है वह ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो ये थे हमारे मैथ्स के आपके 60 ऐसे क्वेश्चन जो 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीडीपी में आपके पहले हमने सीडीपी पढ़ा 30 क्वेश्चन, फिर मैथ्स के 3 क्वेश्चन किया। तो यहाँ हमने 1.5 समय से 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना पर्यावरण से रिलेटेड कितने 30 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम हिंदी के देखेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश और संस्कृत में आपने जो भी चूज किया उसके करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना पर्यावरण। हमारे पर्यावरण यानी ईवीएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादातर मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो। तो उन्हें आहार कौन सा चाहिए जिससे उन्हें बॉडी बनाने में मदद मिले? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कि आपका वसा होता है, या विटामिन होता है, या प्रोटीन होता है। तो बॉडी बनाने यानी कि मांसपेशियों के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है वो हमारी प्रोटीन होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 62 है। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी में डालती है। तो वह इसलिए डालती है ताकि वह हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवशासित करने के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को यानी कि रोगों को खत्म करने के लिए, या पानी को रंग रहित करने के लिए। तो वह जो तालाब से पानी लाती है उसमें फिटकरी डालती है, उसका मेन कारण होता है कि हल्के निलंबित जो अपद्रव होते हैं उनको अवसादित यानी कि अलग करने के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपका जो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की जो अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण बहुरचना सबसे प्रभावी होगी? पहला, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, या विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या विभिन्न आवाओं के चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो हमारी शिक्षण योग्य सबसे प्रभावी कार्य होता है वह होता है हमारा 63 का ऑप्शन नंबर बी, कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, या फिर विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो जब बच्चे करके या प्ले के द्वारा खेल के माध्यम से सीखेंगे तो बहुत ही अच्छे से उनकी अवधारणा होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 64 है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए आपकी प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रम में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला, वाष्पन का, अवसादन का, निस्तारण का, फिर निस्पंदन का, या तो फिर निस्तारण का, अवसादन का, वाष्पन या निस्यंदन का, या अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन, या वाष्पन का, या निस्यंदन या विस्तार, वाष्पन, अवसादन का। तो रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए जो हमारा सही क्रम होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी की निस्यंदन करते पहले उसका, फिर निस्तारण करते, फिर वाष्पन करते, फिर अवसादन करते। तो याद रखिएगा पहला निस्यंदन, निस्तारण यानी नी का आपका दोनों आएगा, उसके बाद फिर वाष्पन आएगा, फिर अवसादन आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। वह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझती है, किसके कारण होता है? वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। तो आपका 65 का जो सही ऑप्शन जाएगा डी से जाएगा, कि कक्षा में शिक्षक अपने प्रभावी तरीके से चीजों को नहीं समझा पाई है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट आपका 66 है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना, या सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों में गहरा तलते हुए पकाना, या सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो आप ये घर पे डेली करते होंगे कि पहले आप सब्जी को लाते होंगे, धोते होंगे, फिर उनको काट कर बनाते होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है भोजन बनाने का वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 67 क्वेश्चन है हमारा,
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, यानी कि वायु जो होता है वो भार होता है, उसके अंदर खुद का भारीपन होता है और वह जगह भी लेती है। तो उस सहयोग को, उस उद्देश्य को समझाने के लिए वह अलग-अलग हमारी गतिविधियाँ बताती है। तो आपको बताना है कि वहाँ कौन-सी गति आपको प्रदर्शित करनी चाहिए। पहला, कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, या स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, या गुब्बारे में हवा भरना, या 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएँ और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो आपको कौन-सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? तो यहाँ पे जो 67 में आपका सही तरीका एक ए और डी, कि बाल्टी के खाली जो उल्टा बीकर होता है उसको पानी के अंदर ऐसे उल्टा करेंगे तो आपको थोड़ा-सा प्रेस करने में आप करिएगा प्रयोग, तो आपको थोड़ा-सा ताकत लगेगी और वो स्थान भी घेरेगी। उसके बाद आप गुब्बारे को जब आप एक बराबर उसमें बाँध देंगे, उसके बाद आप एक को फोड़ देंगे और एक रहेगा, तो आप देखेंगे कि उनके जो ऊँचाई में है उनमें ऊपर-नीचे हो जाएँगे, तो यानी कि वो स्थान भी लिया था, उसमें भार भी था। तो आपका जो अवधारणा हो जाएगी प्रदर्शित करने की, वो ए और डी के साथ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो आपका 68 है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का उपयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित होगी? पहला हमारा, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना या चीज़ों को दिखाना पिक्चर के माध्यम से, या विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना यानी शब्दावली का अस्पष्ट करना, या प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो आपका सबसे अच्छा तरीका होगा चारों में से, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 68 का बी, कि दीपावली के पहले और बाद का मौसम और उसके वातावरण की कितना प्रदूषण पहले था, उसके बाद कितना बढ़ा, उन चीज़ों का अंतर करना, उनका डेटा कलेक्ट करना, ये सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता दिखाता है, या बहुत बात करता है, या हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता होता है, या फिर डी आक्रामक होता है, यानी कि थोड़ा-सा उसका रफ बिहेवियर होता है, यानी कि थोड़ा-सा एंग्री वाला बिहेवियर होता है। तो बच्चे का जो टेंशन होता है या तनावग्रस्त दिखेगा जब वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन दिखाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 70 क्वेश्चन है, कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तत्व द्वारा व्याख्यापित, यानी कि उसको व्याख्या किया जा सकता है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का है, या लोहा पानी की तुलना में हल्का या स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का ए के साथ जाएगा, कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 71 क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? पहला, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अनुकरण, या फिर हमारा वृद्धि और प्रजनन या वृद्धि भोजन बनाना। तो आपका 71 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ पौधों जीव जंतुओं में जो दोनों में एक जैसा दिखता वो हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 72 है, कि अंजलि एक सहेली कि जो दाँतों में क्षय में से बचने के लिए कौन से 4 तरीके बताती है? तो अंजलि है अपनी सहेली को दाँतों में जो प्रॉब्लम है उनके दाँत में, उससे बचने के लिए 4 उपाय बताती है। तो पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें, या इनेमिल कम ना हो सके इसके लिए ब्रेसेज लगवा लें, या मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, या हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? कौन-सा तरीका सबसे अच्छा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, डी, ए, या फिर डी, ए, बी, या ए, सी, या बी, सी, डी। तो यहाँ पे जो तरीका होगा उसके अनुपालन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी, डी, ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है 73 क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए बने आरेख का अध्ययन कीजिए, यानी कि एक आपका दिया गया जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एक्स में रखे जा सकता है? ईल यानी सर्पमीन, या शार्क मछली, या मगरमच्छ। तो यानी कि जो हमारा कौन सा ऐसा जानवर है जो अंडे भी देता है, जमीन पे भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है। तो आपको पता है कि मगरमच्छ जो है वो अंडे देता है, पानी के बाहर भी लेटा रहता है और पानी में भी तैरता है। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 74,
कि डैश के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए या एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। तो मेन मोटिव हमारा जो होता है हवा वाला पंप रखने का, उसका मोटिव होता है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, यानी कि जिससे मछलियों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 75। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली का एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है या मछली द्वारा पानी के योग्य नहीं है, खनिज रहित है या मछली के तैरने के योग्य नहीं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी के साथ कि यह खनिज रहित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मछली मर जाती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? कि पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, या पानी नहीं, गहरा गड्ढर या ऊंचे पहाड़, या हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, या पानी नहीं, या हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो आपका 76 का जो सही जाएगा वो जाएगा पानी नहीं है चांद पे, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 77 का आपका जो क्वेश्चन है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी यानी कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, या फिर पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें, या स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। यह उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो हमारे जो डेंगू या मच्छरों के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है वह ये तीनों ही उपाय हो जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 78 आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 78 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, ये सभी हमारे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो यहाँ पे 78 आपका सही हो जाएगा, 78 का बी सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है आपका, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो आपका 79 का जो मेन उद्देश्य जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताएं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है, जैसे उसे कटोरी में रखती तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती जिससे ठंडा पानी हो, या एक गीले कपड़े में लपेट देती है, या उसे धूप में खुला फैला देती है, या छोटे छोटे टुकड़े में काटती हुई अंधेरे में रख देती है। तो यह जो तरीका है या किस चीज़ के हमारा जो ताज़ा रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको यहाँ बताना है प्याज या लहसुन को, या हरा धनिया को, या काजू बर्फी को, या फिर पके हुए चावल को। तो यह तरीका होता है हमारा हरी धनिया को कि कपड़े में लपेट देते तो ताज़ा रहती है, अगर छोटे छोटे टुकड़े काट देते। तो ये सब तरीके जो होते हैं हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81 है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, तो उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो आपका 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा वे बी हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा आपके पास वापस आती, तो आपको पता होगा कि वह घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 82 है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? तो 82 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने की वजह से आप सहयोग देंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 83 है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, यानी कि अपने असाइनमेंट नहीं देता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय कौन सा होता है? तो इस चीज़ से निपटने के लिए शिक्षक को जो उपाय करना चाहिए वो हो जाएगा हमारा 83 का हो जाएगा बी ऑप्शन की अनियमित के कारण पता करना, कि समीर को परामर्श देना कि उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं दे रहा, उसको समझाना चाहिए, परामर्श देना चाहिए कि आपको समय से चीज़ों को करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 84 कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। पहला, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? या क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास करिए? चिंतन कौशल, की अवलोकन कौशल, की संवेगात्मक कौशल, या वर्गीकरण कौशल? तो शिक्षिका जो कोशिश करी वह कोशिश करी अवलोकन का, कि आपने चीज़ों को कितने ध्यान से अवलोकन किया, सीखा है, जाना है, कैसे अपने निजी जीवन
जीवन में चीज़ों को महसूस किया है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 है आपका, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होंगे? तो कुछ बच्चे आपकी क्लास से पीछे या किसी वजह से कारण से आपको बाकी बच्चों के समान लाना है, तो आप कौन-सा तरीका अपनाएँगे? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे कि उनको प्रॉब्लम किस एरिया में, किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित वर्णों के लिए कौन-सा सही तरीका है? पहला डिज़ाइन करना, प्रश्न लिखना या अंक योजना बनाना या ब्लूप्रिंट मिलान करना या दूसरा या फिर आपका तीसरा या चौथा। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा 86 का वो डी के साथ जाएगा कि सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करना, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, फिर उनका संपादन करना, फिर अंक योजना बनाना। ये हमारा किसी भी पेपर को उसके चरण होते बनाने का सबसे सही तरीका होता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 87 है आपका कि एक कक्षा की अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा क्यों कारण हो सकता है? तो आपको पता है 87 का जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संचारण यानी कि साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, यानी चीज़ों को जब दिखाएँगे उनको प्रैक्टिकल के थ्रू, तो बच्चों को ज़्यादा देख कर सुन के समझ में आएगा और उनको याद रहेगा। इसलिए चीज़ें हमारी जो ऑप्शन 87 का आंसर जाएगा वो सी के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट हमारा 88 है, कक्षा में पोषण प्रकरण या परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 88 का जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा कि विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने, उसकी सामग्री, भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 89 है, शामिल करना यानी एंगेज, खोजबीन यानी कि एक्सप्लोर या फिर व्याख्या करना यानी एक्सप्लेन या विस्तार करना यानी कि इलैबोरेट या फिर मूल्यांकन करना इवैल्यूएट या फिर विज्ञान के प्रभावी शिक्षा से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। तो अनुकरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थी की उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। तो आपका जो ए और बी सी दिया गया उसको पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन-सी शामिल नहीं होंगे। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा कि पहले के साथ एक्सप्लेन और इलैबोरेट के साथ या एक्सप्लोर और इवैल्यूएट के साथ या एंगेज और एक्सप्लोर के साथ या एंगेज और इवैल्यूएट के साथ। तो आपका जो आंसर जाएगा 89 का वो सी के साथ जाएगा कि एंगेज और एक्सप्लोर कि हमारे जाँच में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आज का ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध और वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के लिए विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यालयों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। डैश में विद्यार्थियों की क्या सहायता मिलेगी? तो उनको ये सहायता मिलेगी कि कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, यानी कि जो उनका पढ़ाई के माध्यम है उसको उनके नेचुरल यानी कि वास्तविक जीवन से पढ़ाना, ताकि बच्चे और अच्छे से समझ सके। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सीडीपी, ईवीएस और अपना मैथ्स को कवर कर लिया। अब बचा हमारा जो हमारे हिंदी का थर्ड क्वेश्चन है, उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के भाग को। तो पहला हमारा यहाँ पे आपको पैरा दिया गया यानी कि गद्यांश दिया गया। तो इस गद्यांश को आप पढ़िएगा, समझिएगा। हम आपको यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं, फिर आप अपने मन से उस आंसर को लगाइएगा। तो ये हमारी रेवती राय पे डिपेंड हमारा एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डायरेक्ट करेंगे, फिर आप खुद से उसका आंसर को ढूंढिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 91 कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य रूप के भाव के सबसे निकट है? तो यहाँ पे हमको शीर्षक बताना है, साहस और खतरे का, पहले पर फिर बाहर, फिर उसके बाद हिम्मत और ज़िंदगी, और हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन सबसे नज़दीकी हमारा ऑप्शन जो शीर्षक का जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी के साथ जाएगा कि हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। 92 है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुए हैं, प्रारंभ में या सफलता में या परिवहन या कठिनाइयाँ। तो आपको पता होगा उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो यहाँ पे अगर हम फल शब्द को ले लें और फल के आगे हम सा लगा दे अपना उपसर्ग और पीछे हम अपना प्रत्ययता लगा दे, तो हमारा नया शब्द बन जाता है जिसका अर्थ है सफलता। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परपीड़ा शब्द का गद्यांश प्रयोग के अनुसार क्या अर्थ है? दूसरों की पीड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 94 है गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन के किसके जीवन का प्रदर्शन किया गया है? तो यह जो हमारा गद्यांश है यह हमारी रेवती राय के आधार पर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 95 है रेवती राय की
कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी? कामकाजी महिलाओं के लिए थी कि महानगरों के लिए थी या ज़रूरतमंद लोगों के लिए थी या मुंबई के निवासियों के लिए थी? तो रेवती राय ने जो कैब की सेवा स्टार्ट की थी, वह की थी कामकाजी महिलाओं के लिए, ताकि उनको आने-जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 96 है कि कामकाजी महिलाओं को प्रायःनित्य की जूझना पड़ता है, मनमानी करने वाले बालकों से या फिर परिवहन की समस्याओं से या गृहस्थी और समस्याओं से या परपीड़क और अपराधी लोगों से। तो जो कामकाजी महिलाओं को हमको जूझना पड़ता है अपनी परपीड़क और अपराधी लोगों से। 97 है आपका कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण था? समाज सेवा की भावना या फिर महिलाओं की कठिनाइयाँ या सामाजिक दबाव या पारिवारिक विवशता। तो इनका जो मेन कारण था स्टार्ट करने का, वह था ऑप्शन नंबर बी कि महिलाओं की कठिनाइयों को देखकर उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो अगर आपने पैरा नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको दिखा दे रहे हैं। ये है आपका पैराग्राफ, आपका आधा पैराग्राफ यहाँ दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर यहाँ पे आपका 2 पैरा और दिए गए, फिर खुद से इसका आंसर लगाइएगा। 98 है हमारा, रेवती राय ने एक कदम नया रास्ता चुना, तो कौन-सा आपका ऑप्शन सही जाएगा? तो 98 का आपका डी ऑप्शन सही जाएगा कि महिलाओं के लिए कैब संचालन का। नेक्स्ट आपका 99 है कि ज़िंदगी को खतरों और आकांक्षाओं से भरा माना है, तो 99 का आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन की। अब करते हैं स्टार्ट कुछ हमारे पद्यांश से। यहाँ पे आपको पोएम दी गई है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले इसको खुद से पढ़िएगा, फिर खुद से करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, बेसुध मन कहकर रवि बताना चाहता है कि मन कैसा हो जाता है, तो मन हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो डी के साथ जाएगा कि मस्त हो जाता है। 101 खेत अंगड़ाइयाँ ले रही हैं क्योंकि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गरजने घन-घन, घनन-घन में अलंकार कौन-सा है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा अनुप्रास अलंकार के साथ। आपको पता होगा अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि किसी शब्द या फिर किसी वर्ड का बार-बार पुनरावृत्ति, यानी कि उसके बार-बार रिपीटेशन ही अनुप्रास होता है। तो यहाँ पे देखिए घन शब्द का बार-बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मन की उपमा किससे दी है? तो मोर से, बादलों से, सावन से या वर्षा से। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए से कि मोर से दी है आपका आंसर। लिपट कर सो गया सूरज का भाव क्या है? तो आपका छिप गया, खो गया, नींद में थक गया, तो यानी कि आपका सूरज जो है वो छिप गया, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105, पूर्वाई से क्या आशय है? तो आपका जो आंसर जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पूर्व से आने वाली वायु को ही पुरवैया कहते हैं, यानी कि पुरवाई कहते हैं। ये थे हमारे गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन। आप स्टार्ट करते हैं कुछ पेडागॉजी से कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या ज़िम्मेदारी मानते हैं? तो 106 का जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नंदिनी को ऐसे अवसर देंगे कि उसे स्वयं उनमें सुधार करे, कि वो खुद से करके चीज़ों को समझे कि उसने क्या गलती की है, उनको सुधारे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 107 है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ और शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 107 का जो ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ जाएगा कि संदर्भ अनुसार मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 108 कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो 108 का जो सही जाएगा वो डी के साथ जाएगा कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति में अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका 109 है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? तो 109 का जो ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ जाएगा कि समझ व व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 110 है आपका कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 110 का जो आंसर जाएगा वह जाएगा हमारा डी के साथ कि भाषा बोध और साहित्य बोध का आशय होता है। 111 हमारा कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो हमारा 111 का सही ऑप्शन हो जाएगा कि पढ़ने में उनको रुचि जगाने के लिए और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमारी पठन की सामग्री को विकसित की जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 112 है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपका सही ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना ही हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट 113 हो जाएगा हमारा विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे प्रयुक्ति से आपका जो तात्पर्य होता है 113 का आपका बी के साथ जाएगा कि विशिष्ट भाषा का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट आपका 114 है
भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो आपको बता दें कि आपका जो प्रत्यक्ष विधि होती है, यानी कि जो मूर्त विधि होती है, उसमें हम मातृभाषा को माध्यम नहीं बनाते, उसमें डायरेक्ट से डायरेक्ट बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 115 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किस शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा 115 का आपका बी, कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना आपका शिक्षक के लिए सबसे उपयोगी तरीका है बच्चों के लिए। 116 आपका है कि सतत आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या जानना है? तो सतत आकलन का हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी कि उनका अधिगम क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 117 कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आ जाता है? तो आपका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को 117 का सही ऑप्शन जाएगा डी, की परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, तो वो सिखाना चाहती है कि कैसे क्या हम भी पास हो जाएंगे, हम भी सफल होंगे, इसका अंतर बताने के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 118 है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका जो 118 का सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, कि जो आपके संवैधानिक मूल्य होते हैं, आपके संवैधानिक मूल्यों की जानकारी होती है, उसका आपका भाषा के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। साहित्य के किस विद्या के शिक्षण में शाश्वत पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो आपका 119 का एकांकी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो हिंदी का है वह है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो 120 का हो जाएगा बी, कि आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका उच्च स्तर में कि अपनी भाषा को कैसे व्यक्त करेंगे ये जानने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये थे हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन। अब बच्चा हमारे संस्कृत या इंग्लिश के क्वेश्चन। अगर आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत का पार्ट करिएगा, अगर इंग्लिश ने भाग को चुना है तो इंग्लिश के पार्ट को करिएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर बता देंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ को खुद से सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे आपका आता है इंग्लिश का भाग। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है 121, सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। इसका आंसर जाएगा आपके सी के साथ, कि इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, ताकि बच्चे को उनके अगर सीक्वेंस के साथ उनके फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट कर देंगे तो उनकी जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। 122 का आपका क्वेश्चन है, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय। तो आपका 122 का सही आंसर जाएगा ए के साथ, की लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। याद रखिएगा 122 का ए आपका सही हो जाएगा। 123 का क्वेश्चन है आपका, पिक्चर कंपैरिजन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। तो पिक्चर कंपैरिजन आपको प्रमोट करता है 123 का ऑप्शन, की लिटरेरी स्किल को, आपकी सीखने की क्षमता को, तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 124, टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव। तो टीचिंग ग्रामर यूजफुल होती है आपकी लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 125 से अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कंपैरिजन विल हैव बी क्वेश्चंस। तो 125 का जो आपका आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, डैश टेस्ट इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन बिसाइड्स कंपैरिजन। तो आपका 25 का जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 126 का जो क्वेश्चन है वह है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज करता है आपका सी के साथ, की हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज। तो आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज। आपका 27 का जो ऑप्शन डी जाएगा आपका सही, इट क्रिएट स्ट्रेस एंड फियर्स इन लर्नर, कि आपकी सीखने में आपको कहीं ना कहीं तनाव और डर की भावना को उत्पन्न करेगा, इसलिए पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। 128 का है, मिस एबिलिटी ग्रुप इज हेटेरोजीनियस, यानी कि आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 128 का ए के साथ, नॉलेज एंड स्किल। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29 है, कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू असेसमेंट। तो आपका 129 का जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा समेटिव असेसमेंट टेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 130 है, व्हेन अ टीचर आस्क्स फॉर स्टूडेंट्स टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन शी इज। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, कि इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल। तो यहाँ पर डिस्कशन का मेन मोटिव होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्री रीडिंग टास्क आर मीन फॉर आपका एक्सप्लेनिंग द ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन अ रीडिंग टेस्ट। हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका सही ऑप्शन जाएगा प्री रीडिंग के टास्क के लिए, वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो आप ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 132 हो जाएगा, करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। तो आपका 132 का जो सही आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, द मीन्स ऑफ रिलेटिंग वेदर दीज द एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव और नॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 है, स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय एनेबल द लर्नर्स टू। आपका 33 का जो ऑप्शन रहेगा वो डी के साथ जाएगा, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। 34 का आपका 134 हो जाएगा, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टी इंटेलिजम इज अ। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा 134 का वो डी के साथ जाएगा कि एन इंटरफ्रेंस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 135 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू। 135 का जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, इमीडिएट के साथ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन। अब देखेंगे कुछ हमारे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को आपको दिखा देते कि कैसे ये आपका क्या पूछा गया, एक बार रीड कर लीजिएगा करने से पहले। उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे, आप खुद से सॉल्व करिएगा और उसके बाद आपके आंसर को चेक करिएगा। तो ये था आपका पैराग्राफ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन पैराग्राफ से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपका 136 का जो आंसर होगा वो होगा डी, टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप्स द माइंड। नेक्स्ट है आपका 137, माइंड हैज बीन कंपेयर टू। तो आपका 137 का आंसर जाएगा सी के साथ, एक आप बकेट। और 138 है आपका, फॉर ह्यूमन बींग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ टू प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, द अदर इज देयर। तो आपका 138 का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी के साथ कि इंस्टिंक्ट फॉर लिविंग इन अ सोसाइटी। 139 है, व्हाट इज मैन लाइक इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन। तो 139 का जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, ही इज अकिन टू द बीस्ट। तो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 140 है, व्हाट विल नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर कन्फर अपॉन मैन। तो 140 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए जाएगा कि मैनी ब्लेसिंग्स आपका सही। 141 है, इफ वन एक्वायर्स नॉलेज एंड डेवलप्स मेंटल सेल्फ कल्चर वन विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ। तो आपका जो आंसर जाएगा 141 का वो बी के साथ जाएगा कि सुपरस्टिशन एंड डेमोगोजी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 42 है, द ऑथर इम्प्लाइज डैट मोस्ट मैन एंड वुमेन। तो आपका जो 142 का आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा कि एंड मैनिपुलेटेड बाय प्राइस्ड एंड पॉलिटिशियंस। तो बी आपका सही हो जाएगा। 143 है आपका, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज इनहॉक्सिबल। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 143 का ए ऑप्शन की प्रिनियल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सेम मीनिंग होती है उसी की। 144 है आपका, द वर्ड अनटोल्ड एज यूज इन अ सेकेंड पैराग्राफ इज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, अ वर्ब या नाउन। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ए के साथ जाएगा कि अनटोल्ड स्टोरी जैसे आप दिखाते हैं तो एक तरह से ये नाउन के पहले लगता है इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़िएगा पर ध्यान से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास समय भी इतना नहीं है। तो आप फटाफट आंसर को देख के खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके पास मैटर होगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैटर हम आपको दे देते, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला यहाँ पे पैराग्राफ का क्वेश्चन। 145 है, बाय स्टडीइंग हिस्ट्री वी कैन। तो 145 का आंसर हो जाएगा ए के साथ की अवॉइड मिस्टेक्स। 146 है, विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज सपोर्ट। तो आपका 146 का आंसर जाएगा ए के साथ, वीकली क्विजेज और डेट्स एंड इवेंट्स। तो आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 147 है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। 47 का आंसर जाएगा ए के साथ, स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 48 है आपका, हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज। 48 का आंसर जाएगा आपका डी के साथ कि इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर, इसलिए बोरिंग नहीं होती है। 149 है आपका, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो आपका 149 का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा कि स्टडिंग हिस्ट्री इज जस्ट नॉट मेमोराइजेशन। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 150 है कि पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट सेम एज अ रिजल्ट। तो रिजल्ट का जो सेम मीनिंग आपको पैराग्राफ से देखना होगा कि कौन सा सेम मीनिंग दे रहा है, वहाँ पर अगर रिजल्ट की जगह पे यूज़ करें तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आउटकम्स के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने भी इंग्लिश अपना सेलेक्ट किया है या चूज़ किया है तो यहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे फटाफट इसलिए हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना लंबा वीडियो बनाने का समय नहीं है कि आपको इतना पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, तो अब आपके पास सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस करना है। इसलिए आपको मैटर दे दिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए कि देखिए आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं, और बाद में आंसर से चेक करिए कि क्या आंसर मेरा सही था या नहीं। नया हम तो यहाँ पे आपको संस्कृत करा देते हैं 30 क्वेश्चन, तो संस्कृत का भी पैराग्राफ आप पढ़ लिएगा अपने आप से।
उसके बाद आप खुद से वीडियो को रोक-रोक के करिएगा ताकि चीटिंग नहीं करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमें नहीं। तो पहला ये आपका पैरा है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपको ज़ूम कर दे रहे हैं। ये है आपका पैराग्राफ। उसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन्स आए हैं, तो वहाँ पे हम आंसर बता दे रहे हैं आपको संस्कृत के। तो 121 का जो आंसर जाएगा वो आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद आपका 122 का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, और 133 का जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी के साथ, और 125 का जो आंसर जाएगा वो भी सी के साथ जाएगा, और 126 का आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सी के साथ, इसलिए सी यहाँ पे आपका 126 का हो जाएगा। और 127 का जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, और 128 का आंसर जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 121 128 तक के आंसर बता दिए हैं, और हमारा 129 जो जाएगा वो जाएगा हमारा डी के साथ, सॉरी 129 जाएगा हमारा ए के साथ, और 130 जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे आप संस्कृत को प्लीज़ खुद से करिएगा, ताकि आपको सिर्फ आंसर इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या आपने सही आंसर बताया या ना। आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसका आंसर क्या था, कि हम सही है गलत, इसलिए आपको फटाफट आपको आंसर टिक करा दे रहे हैं ताकि आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए। पैरा को पढ़िए अच्छे से, डिटेल में पढ़िए, इसलिए आपको बार-बार दिखा भी दे रहे हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा जो श्लोक दिया गया है उसको देखते हैं कैसे करना है। तो 131 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि के सत्पुरुषा भवन्ति, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा 131 का कि ये स्वार्थम विहाय परोपकारम कुर्वन्ति। हमारा 132 हो जाएगा, 132 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 133 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 134 का हमारा आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा हमारा, और 135 जो हमारा ऑप्शन होगा उसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पे हमारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होगा। तो 136 जो हमारा होगा वो ए के साथ जाएगा। उसके बाद हमारा 137 जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा, और इसका जो आंसर होगा पहले खुद से सोचिए, तो हमारा जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। और 138 जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, और जो 139 है आपका उसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा, और 140 जो आपका आंसर होगा, ध्यान से पढ़िएगा 140, उसके बाद आपको जो आंसर जाएगा वो भी ए के साथ जाएगा। उसके बाद आपका 141 हो जाएगा, उसका आंसर जाएगा आपका डी के साथ जाएगा। और नेक्स्ट आपका 42 जो हो जाएगा शीर्षस्य का, उसका आंसर जाएगा आपका 42 का भी आपका ए हो जाएगा, और 143 का जो आंसर जाएगा वो ए हो जाएगा, और 144 का जो आपका आंसर जाएगा वो आपका ए के साथ जाएगा, और जो आपका 142 का जो आंसर था आपका वह था आपका ऑप्शन नंबर ए था, और 143 का जो आंसर है वो भी ए है आपका, और 144 का जो आंसर है वो भी ए के साथ जाएगा आपका। ये था आपका 144 का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। और 155 का जो आपका आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, यानी क्लोज के साथ जाएगा, और 146 का जो आंसर है आपका वह सी के साथ जाएगा, और 147 जो आपका है वो डी के साथ जाइएगा, और 148 जो है वो भी आपका डी के साथ जाएगा, और 149 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जाएगा। देखिए 149 में उसके बाद आपका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑप्शन नंबर वो ए के साथ सही जाएगा। तो हमने संस्कृत में इसलिए फटाफट करा दिया क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा सा वीडियो मेरा कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता। इसलिए हमने वीडियो को रोक के आप क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर जो आंसर है उस आंसर को चेक करिए कि क्या आपका सही आंसर है। इसलिए प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ कहने को 2 दिन है, बट आपके पास 1 दिन बचा है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही आपके लिए 2-3 मॉडल पेपर और डाल देंगे आज से कल तक, ताकि आप अच्छे से 4 से 5 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर लें, ताकि क्योंकि आपको अब पढ़ना नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और आज के लिए थैंक यू।